नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा यूपी दिवस 2026। जन भागीदारी से और भव्य होगा यूपी दिवस। सीएम ने कहा है कि यूपी दिवस में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। एक जनपद एक व्यंजन इस बार प्रमुख आकर्षण। हर जिले के स्वास्थ्य से परिचय कराया जाएगा। यूपी दिवस परिचय देगा। यूपी दिवस 2026 पर सभी जनपदों में होंगे आयोजन। संस्कृति उत्सव, लोक कलाओं, शिल्प मेले की रहेगी धूम। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा यूपी दिवस 2026। बड़ी जानकारी, जन भागीदारी से और भव्य होगा यूपी दिवस, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। यूपी दिवस में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। एक जनपद एक व्यंजन इस बार प्रमुख आकर्षण के केंद्र रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं लखनऊ से, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा यूपी दिवस 2026। जन भागीदारी से और भव्य होगा यूपी दिवस। यूपी दिवस में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। ये बड़ी जानकारी है। अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। एक जनपद एक व्यंजन इस बार प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। एक जनपद एक व्यंजन इस बार प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा यूपी दिवस 2026। जन भागीदारी से और भव्य होगा यूपी दिवस, मुख्यमंत्री ने कहा है। यूपी दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस बार का यूपी दिवस 2026 राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा यूपी दिवस। ये बड़ी जानकारी, जन भागीदारी से और भव्य यूपी दिवस होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। यूपी दिवस में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। अमित शाह, सिद्धार्थ प्रताप सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, यूपी दिवस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन सहभागिता से और दिव्य होगा और अच्छा होगा, और ये भी स्पष्ट हो गया है कि मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होने जा रहे हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, यूपी दिवस का आयोजन किया जाएगा। 24 तारीख को यूपी दिवस मनाया जाएगा। हर साल यूपी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार यूपी दिवस थोड़ा अलग होगा और भव्य तरीके से इसको मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, और यूपी दिवस को लेकर तैयारियां चल रही है। और जो सबसे प्रमुख इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगा, एक व्यंजन। जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसी तरीके से हर एक जिले के जो व्यंजन है, स्पेशल व्यंजन, उनकी कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो ये एक अलग ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। शिल्प पे अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खास करके ये बताने का प्रयास किया जाएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक रूप से मजबूत है, और शिल्प के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में किस तरीके से उत्तर प्रदेश मजबूत है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन रहा है और अपने विकास की नई गाथा कैसे लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यूपी दिवस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश अब बदल गया है और अपने विकास की पथ पर लगातार अग्रसर है। और अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, केवल ये कार्यक्रम नहीं है, कहीं ना कहीं ये यूपी को अलग से पूरे विश्व मानचित्र में दिखाने के लिए इसे किया जा रहा है। और खास करके जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो संस्कृत कला और सिर्फ हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनियां लगाई जाती है, वो बताती हैं कि किस तरीके से विकास हो रहा है और हर क्षेत्र में हम कितने आगे हैं और अन्य राज्यों से हमारा उत्तर प्रदेश क्यों सबसे अलग है। जी बिल्कुल। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आके लखनऊ से खबर, जहां पर केजीएम में धर्मांतरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर रमीज के पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। रिमांड खत्म होने के बाद रमीज को जेल भेजा गया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी से कई पूछताछ की, कई विषयों पर जानकारी इकट्ठा की है। जांच के दौरान पुलिस को मिले कई अहम सबूत। आरोपी डॉक्टर रमीज का रिमांड खत्म हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस को मिली कई अहम दस्तावेज, कई अहम सबूत मिले हैं।
ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू धर्मांतर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर रमेश की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू धर्मांतर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी, आरोपी डॉक्टर रमेश की पुलिस रिमांड खत्म हो गई। सैयद फिरोज आलम मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज, आरोपी डॉक्टर रमेश की रिमांड खत्म हो गई है, अब जेल भेज दिया गया है, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। देखिए, केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक की 48 घंटे की जो पुलिस रिमांड है वो आज पूरी हो गई है। रिमांड खत्म होते ही उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान जांच एजेंसियों ने उनसे लगातार पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उनसे जो पेशेवर नेटवर्क है, उनके संदिग्ध गतिविधियां और डिजिटल सबूतों को लेकर के कई सवाल किए गए। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम ने भी जो है वो रमीज से अलग अलग बिंदुओं पर जो है वो पूछताछ की है। वहीं जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम कड़ी जो है वो रमीज मलिक के लैपटॉप और मोबाइल फोन है, क्योंकि दोनों जो डिवाइसेस से जो डाटा रिकवर किया जा रहा है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि डिजिटल डाटा से कई अहम जानकारियां जो हैं वो मिल सकती हैं। हालांकि जांच एजेंसियां जो है वो लगातार पूरे मामले में सबूत जुटाने में जो है वो जुटी हुई हैं, क्योंकि इस मामले की जो परतें हैं वो काफी मतलब खुल सकती हैं। ना कि जांच एजेंसियां फिलहाल कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहने से बच रही हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सबकी निगाहें डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो ये तय करेंगी कि आगे की जांच किस दिशा में जाएगी। फिलहाल डॉक्टर रमीज मलिक न्यायिक हिरासत में है और जांच जारी है। हर नए खुलासे के साथ ये मामला और भी लगातार गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल, चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कानपुर से, जहां पर डीएम बनने का झांसा देकर प्रेमिका से ठगी, शादी का भरोसा दिलाकर 71.56 लाख रुपए हड़पे, 26.56 लाख रुपए और 600 ग्राम सोना गायब हो गया। फर्जी आईएएस दस्तावेज दिखाकर बढ़ाया विश्वास, तो पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बताया जा रहा है कि फर्जी आईएएस का दस्तावेज दिखाकर प्रेमिका के साथ ठगी की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जेबा खान मेरे साथ जुड़ रही हैं। जेबा, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। देखिए, दरअसल ये मामला है एक प्रेमिका, एक लड़की है जिसका ये मामला सामने आया है। कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसको जो उसका प्रेमी था उसने ये बताया, उसको उसके साथ धोखाधड़ी का मामला किया, उसके साथ उससे जो है करीब 40 लाख रुपए का जो है ठगी कर ली, जिसमें 600 ग्राम सोना भी शामिल है। उसने ये आरोप लगाया कि उसके प्रेमी ने उससे ये जो है वादा किया कि उसका जो है यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, और इसके साथ ही उसको तमाम फर्जी दस्तावेज भी दिखाए, और इसके साथ उससे कहा कि उसको जल्द जो है जो प्रमुख गृह सचिव है उसकी पोस्टिंग कानपुर में डीएम के पद पर करेंगे, और जो है वर्तमान में खुद को जो है एक बैंक का जो है फील्ड अफसर बताया, और एसडीएम का जो है बताया कि वो एग्जाम भी क्लियर कर चुका है, और उसके साथ ही उसने ब्यूरोक्रेट्स का जो है नाम लेकर उसने ये ठगी करी है। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स का नाम लेकर ये ठगी की है। अच्छा, पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातचीत आपकी हुई कि आईएएस बहुत बड़ा पद होता है और आईएएस के नाम पे ठगी किया जा रहा है, इतना हौसला कैसे बढ़ गया इस शख्स का? जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से उसने जो है आईएएस का नाम लिया, उसके बाद में upsc.gov के जो है तमाम उसने साइडों पे जो है फोटो स्क्रीनशॉट लेकर वहां पे भेजे, फर्जी दस्तावेज तैयार किए। देखने में वाकई में ये हैरतअंगेज कारनामा है कि किस तरीके से उसने अपनी प्रेमिका को जो है गुमराह किया और उसके लिए उसको शादी का तैयार झांसा दिया, और उसके साथ में इस तरीके से ठगी करी। अपने आप में एक हैरतअंगेज वाकया है, जो घटना है, जो सामने आई है। पता कैसे चला कि ये फर्जी आईएएस है, कैसे इसके बारे में जानकारी मिला? जी जब उसकी जो प्रेमिका है, जो गर्लफ्रेंड है, उसने तमाम दस्तावेजों की जांच वगैरह करी, उसके बारे में पूछताछ करी, क्योंकि उसने अपनी तैनाती जो थी वो कानपुर डीएम के पद पर जो है बताई, और उसके बाद में उसने फोन उठाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दी, और इस तरीके की तमाम चीजें हुई। तभी उसको शक हुआ, उसके बाद में जांच करी तो पता चला कि ये जो है फर्जी है, और उसके बाद में ये मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। जी चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर नोएडा
घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी जांच जारी है। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण में समीक्षा बैठक की है। एसआईटी को 5 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। तो मानकों के उल्लंघन पर रियल एस्टेट कंपनियों पर एफआईआर। तो एम्स रिचटाउन लोटस ग्रीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। एम्स रिचटाउन परियोजना का मालिक हिरासत में लिया गया है। बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी। नोएडा प्राधिकरण का जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिया गया है। अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि बिल्डरों को सुरक्षा मानकों को लेकर नोटिस जारी किया गया है। मानकों के उल्लंघन पर रियल एस्टेट कंपनी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर नोएडा घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी की जांच जारी है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण में समीक्षा की बैठक की है। एसआईटी को 5 दिन में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अकरम खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अकरम, एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, जांच कहां तक पहुंची, क्या जानकारी आपके पास, बताइए। देखिए सौरभ, ये पूरे मामले में जो टेक्निकल टीम थी, आज सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो टेक्निकल टीम थी उसने सबसे पहले तो घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहां क्या क्या टेक्निकल खामियां हुई इस सब के बारे में सबूत जुटाए हैं। और इसके अलावा जो एसआईटी की जांच है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके बाद जब ये मुख्यमंत्री के यहाँ से संज्ञान लिया गया और एसआईटी गठित की गई है, उसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच तेजी से पूरी करी जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जितने भी तमाम ड्रेनेज हो, चाहे फिर वो ऐसे खुले बेसमेंट हो या ये सब चीजें जो नाले खुले हुए हैं, उन सबको लेकर एक सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए। इसके अलावा कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं जिसपे जो नागरिक हैं वहां पर तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। तो ये तमाम बदलाव है। और इसके अलावा देखिए जो सुपरवाइजर था इस इलाके का, जो जेई था, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसकी तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उससे पहले लोकेश एम को हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो प्राधिकरण के जिम्मेदार लोग थे उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और है कि अभी एक तो वीडियो वायरल हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें जो मृतक युवराज है वो गुड़गांव के एक बार में बैठा हुआ पार्टी कर रहा है। तो इस सबको लेकर भी ये जांच में अब शामिल किया जाएगा वीडियो भी, कि आखिर वो शराब के नशे में था या नहीं था। अभी ये सब जांच के विषय हैं, लेकिन ये सभी चीजें वायरल हो रही हैं। उसके अलावा अगर अब तक की बात की जाए तो एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। जो इस लैंड से जुड़ी हुई कागजात थे उन सबको अपने कब्जे में लिया है। और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी अगर बात करें, जो एनजेड रिच टाउन का मालिक था अभय कुमार, उसको आज कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि उसको 1 दिन के लिए हिरासत में भेजा गया था। लेकिन अब उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। आज उसको कोर्ट में पेश किया गया था। इसके अलावा जो दूसरा बिल्डर है लोटस ग्रीन, उसके लिए भी पुलिस की छापेमारी तेजी से चल रही है और जल्द उसको भी गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। तो जो मृतक युवराज वाले में मामले में जो अब तक का अपडेट है, उसमें एसआईटी ये इस पहलू पे भी जांच कर रही है कि कहां कहां चूक हुई थी, क्या जो एनडीआरएफ बुलाई गई थी उसके पास संसाधन अपडेट थे या नहीं थे, बिना तैयारी के कैसे पहुंच गए। इन सब तमाम चीजों को लेकर जांच तेजी से बढ़ रही है। और 5 दिन में, क्योंकि अब 1 दिन गुजर चुका है और दूसरा दिन आज गुजर चुका है, अब 3 दिन बचे हैं। तो 3 दिन बाद जो एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, उसमें ये भी देखना होगा कि किस किस के खिलाफ उसमें जिक्र किया जाएगा और कौन कौन इसके लिए दोषी है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन करा था और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद ही बिल्डर की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो थाना स्तर पे भी चल रही है कि आखिर कैसे खुले में जो बेसमेंट था वो इतने दिन से खुला हुआ था, क्यों कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तमाम अपडेट है। और जो एसआईटी की कल ये भी निगाह रहेगी कि जो एसआईटी है वो। चलिए अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। संभल से खबर, जहां पर संभल हिंसा मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क हो गई है। शारिक साठा की संपत्ति कुर्क की गई है। साठा का करोड़ों रुपए का मकान कुर्क किया गया है। कोर्ट से पुलिस ने वारंट कराया था जारी। तो भारी फोर्स के साथ तहसीलदार भी मौजूद रहे। तो मास्टरमाइंड शारिक साठा दुबई में छिपा है। तो नखासा थाना क्षेत्र में बिल्डिंग सील हुई है। ये बड़ी जानकारी संभल से आपको बता रहे हैं। तो साठा
बिल्डिंग जो है वो कुर्क कर दिया गया है। संभल से खबर, हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क की गई है। तो शारिक साठा की संपत्ति कुर्क की गई। ये बड़ी जानकारी है। साठा का करोड़ों रुपए का मकान कुर्क किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारी फोर्स के साथ तहसीलदार रहे मौजूद। तो संभल हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बड़ी जानकारी, शारिक साठा की संपत्ति कुर्क की गई। साठा का करोड़ों का रुपए का मकान कुर्क किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। कोर्ट से पुलिस ने वारंट कराया था जारी। तो भारी फोर्स के साथ तहसीलदार रहे मौजूद। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो संभल हिंसा मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। तो शारिक साठा की संपत्ति कुर्क की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बता जाए कि साठा का करोड़ों रुपए का मकान कुर्क कर दिया गया। कोर्ट से पुलिस ने वारंट कराया था जारी। तो भारी फोर्स के साथ तहसीलदार रहे मौजूद। ये बड़ी जानकारी है। रजनीश यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क की गई है, क्या जानकारी है, बताइए। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि संभल के दीपा सराय का रहने वाला सारिक साठा, जो कि वाहन चोरी करके इतना बड़ा सरगना बना कि जो आज दुबई में बैठ करके संभल में जो हिंसा हुई उसकी मैपिंग उसने बनाई और उसी के आधार पर उसने यहाँ के लोगों के लिए हथियार उपलब्ध कराए। जैसा कि हिंसा के दौरान पाकिस्तान के कुछ कारतूस भी वहां से बरामद हुए। उसी को लेकर के सारिक साठा का उसमें नाम आया। उसके भी कोई गुर्गे उसमें उनके भी नाम आए, जो कि आज पुलिस की जेल में उनको भेज दिया गया है। लेकिन आज की संपत्ति केवल आज ही नहीं बल्कि कई 1-2 माह पहले भी उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया था। आज उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया गया। उसका सामान भर करके आज थाने में रख दिया गया है। लेकिन सारिक साठा के लिए आज एसपी ने बताया कि संभल की जो दीपा सराय है, दीपा सराय एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें लगभग 1500 लोग क्रिमिनल हैं, जिन पर 1500 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई और वो क्रिमिनल की हिस्ट्री में उनके नाम अंकित हैं। एक ही मोहल्ला में अगर 1500 लोग क्रिमिनल की हिस्ट्री में अगर आते हैं तो एक अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसी मोहल्ले का रहने वाला सारिक साठा है। सारिक साठा की संपत्ति को आज जब्त कर लिया गया है और उसकी जो हिस्से में आने वाले जो एरिया था उसको आज सील कर दिया गया है। आज जिस संपत्ति को कुर्क किया गया उसमें उसके परिवार के अन्य लोग भी रहते हैं। उनकी संपत्ति को उसके को छोड़ दिया गया। बल्कि राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे प्रयागराज से खबर है, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर सियासत। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज पहुंचे माघ मेला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की है। शंकराचार्य का मुद्दा सदन में उठाने का आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने शंकराचार्य से मुलाकात कर लिया, आशीर्वाद दिया है। तो सेक्टर 4 में अपने शिविर के बाहर बैठे थे शंकराचार्य। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे कि शंकराचार्य का ये मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता शंकर पांडे ने शंकराचार्य से मुलाकात की है। तो नेता प्रतिपक्ष ने शंकराचार्य से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे प्रयागराज से, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मुलाकात की। माता प्रसाद पांडे ने मुलाकात की है। तो बड़ी जानकारी, शंकराचार्य का मुद्दा सदन में उठाने का आश्वासन दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने शंकराचार्य से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। माता प्रसाद पांडे ने मुलाकात की है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से ये खबर, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर सियासत। नेता प्रतिपक्ष
माता प्रसाद पांडे ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है। शंकराचार्य का मुद्दा सदन में उठाने का दिया आश्वासन। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर सियासत। अमित श्रीवास्तव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या सियासी मायने? जी बिल्कुल, आज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले में आज नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे अपने साथ में समाजवादी पार्टी के कई और नेताओं के साथ आज उन्होंने मुलाकात करी है और मुलाकात के बाद उन्होंने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं, आपका सम्मान हमारा सम्मान है। जी। और अगली बार का जब विधानसभा सत्र चलेगा तो इसमें इस मुद्दे ठीक है। को हम उठाएंगे, तो प्रमुखता से उठाएंगे। बिल्कुल। और यही आश्वासन मुझे दिया है कि चलिए हम- अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।